नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला मुरादाबाद। तारीख थी 16 नवंबर 2025। मुरादाबाद के कुंदरकी में एक शव सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला। सवेरे सवेरे जब लोग 3-4 बजे के आसपास वहां से गुजरने लगे तो उस शव को देखा। पुलिस को तत्काल सूचना दी गई। पुलिस भी फौरन मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने वहां प्राइमरी सब चीजें देख के लोगों को ये बताकर कि इसकी पहचान की कोशिश की जाए और शव के का पंचायतनामा शुरू किया। भीड़ बहुत इकट्ठा हो गई और थोड़ी देर में ही ये पता लग गया कि ये संभल के दुर्गा कॉलोनी बहजोई का रहने वाला अनिकेत शर्मा है। इसकी उम्र 30 साल है और इसके पिता का नाम बाबूराम शर्मा है, जो वहीं बहजोई में दुर्गा कॉलोनी में रहते हैं। खैर, उनको खबर की गई तुरंत, वो कि आप पहुंचे। उनसे हल्की फुल्की पूछताछ हुई कि भाई आपको किस पे शक है। सामान्य रूप से यही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि जब घर वाले आ जाते हैं तो उन्हीं से क्लू मिलता है कि क्या हुआ था। तमाम बातों में ये पता लगता है कि साहब पत्नी से झगड़ा था, किसी के लिए पता लगता है फलाने पड़ोसी से झगड़ा था, किसी के लिए पता लगता है कि ये किसी अपराध में बंद था और उसी अपराध में छूट कर आया था। तो जिसके साथ ये अपराध हुआ था, पुलिस उसके ऊपर शक करती है कि शायद उसी ने अपना बदला लेने के लिए ऐसा किया हो। ऐसे बस दसियों बीसों कारण होते हैं जो परिवार वालों से कभी कभी पुलिस को विवेचना की लीड दे देते हैं। लेकिन पिता बाबूराम शर्मा ने कहा कि साहब ये गैर शादीशुदा था, मतलब अनमैरिड था, कुछ करता नहीं था, घर का छोटा मोटा काम ही सिर्फ करता था, इसलिए इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी तरह का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, किसी अपराध में कभी शामिल नहीं रहा था और इसीलिए इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। ये शुद्ध रूप से एक एक्सीडेंट है। ये बात बार बार जोर देकर पिता बाबूराम अपने बेटे अनिकेत के लिए कह रहे थे। पुलिस को उसके बार बार ये कहने पर कि ये एक एक्सीडेंट के सिवा और कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत शंका पुलिस को इस मामले में होने लगी। वैसे प्राइमा फेसी भी चोट, बहता हुआ खून, सड़क के किनारे वाली जगह और पॉस्चर, कभी कभी ये होता है लोग ये सोचते हैं किसी बड़ी गाड़ी से अगर टक्कर होगी तो वो शव या वो आदमी छिटक कर कम से कम 5 फीट 7 फीट दूर जाकर गिरेगा। अगर स्थिर है वो व्यक्ति, या फिर पैदल चल रहा है, या फिर किसी छोटे वाहन से है यानी साइकिल या मोटरसाइकिल से, तो उस स्पीड से, उस धक्के से वो छिटक कर थोड़ी दूर चला जाता है। लगभग इसी सिचुएशन में ये लाश थी। पुलिस को भी सामान्य रूप से, चूंकि पुलिस लगभग हर दिन ऐसी घटनाओं से दो चार होती है, तो उसके दिमाग में भी यही आ रहा था कि शायद ये दुर्घटना ही होगी, शायद ये किसी बड़ी गाड़ी की चपेट में आ गया होगा, नशे में होगा, समझ नहीं पाया और फिर इसकी उसी से मौत हो गई। लेकिन पुलिस को ये बात बार बार खटक रही थी कि बजाय ये बताने के कि किससे कोई दुश्मनी हो सकती है, किसी से कोई बात हो सकती है, कहीं शादी तय हुई हो, टूट गई हो, किसी लड़की से इसका कोई चक्कर हो, इस पर कतई कोई विचार किए बिना पिता बाबूराम ये कहते रहे, अरे साहब ये एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट है। जबकि आप अगर सामान्य भाव किसी का देखें, साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर किसी की भी मौत रियल में, वास्तव में मौके पर लोगों ने देखा हो कि उसकी एक्सीडेंट में मौत हुई है, तो घर वाले या परिजन मानने को तैयार नहीं होते। वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं हत्या है, नहीं नहीं गाड़ी का पता लगाया जाए जिससे टक्कर हुई है, जरूर कोई न कोई दुश्मनी निकल आएगी। किसी तरह से मानने को, जैसे कहते हैं ना, मन मानने को तैयार नहीं होता कि इसकी मौत एक्सीडेंट में हुई है। लेकिन बाप बाबू राम शर्मा
एक्सीडेंट के सिवा दूसरी किसी बात पर विचार करने को या बोलने को ही तैयार नहीं हो रहा था। बहरहाल पुलिस ने अपने इसी शक के आधार पर बाबूराम को पुलिस थाने पर ले गई। पुलिस ने थाने पर उससे पहले जांच पड़ताल शुरू की कि ये अगर हत्या करेगा या ये मारेगा। अच्छा, हत्या का पता इसलिए लग गया कि ये हत्या है क्योंकि जब शव पोस्टमार्टम होकर आया तो उसमें सिर के ऊपर किसी भारी वस्तु के प्रहार से मौत का कारण स्पष्ट किया गया था। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हार्ड एंड एंटीमॉर्टम इंजरीज कॉज ड्यू टू हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट। तो पुलिस ने उसको स्पष्ट रूप से एक हत्या का मामला मान लिया और फिर इसी आधार पर बाप से पूछताछ शुरू हुई कि आखिरकार ऐसा क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि पिता को अपने ही बेटे की हत्या करनी पड़ी हो। तो खैर, थोड़ी देर बाद जब उसकी ग्रिलिंग शुरू हुई तो पहला बिंदु तो उसने ये बताया कि ये उसकी पहली पत्नी का बेटा है जो 12 साल पहले किसी बीमारी की वजह से मर गई थी। उस पत्नी से इसको 2 बच्चे थे, एक ये बेटा अनिकेत और दूसरी बेटी थी जिसकी वो शादी कर चुका है। फिर उसने ये बताया कि साहब उसके बाद जब 12 साल पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो अपने से आधी उम्र की, यानी 12 साल पहले जब इसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी तो ये लगभग 38-40 साल का था और उस समय इसने जिससे शादी की उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी और इसके बड़े बेटे की भी उम्र लगभग 20 साल ही रही होगी। पुलिस का कैलकुलेटर, दिमाग का कैलकुलेटर फौरन कैलकुलेट करने लगा कि क्या हुआ होगा। फिर दूसरी तरफ उसने ये बताया कि वो अभी हाल डकैती के एक अपराध में जेल काट कर वापस आया है। बस पुलिस की बात समझ में आ गई। विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ हुई और इसी पूछताछ में फिर उसने सिलसिलेवार सारी बातें बता दी कि दरअसल हुआ क्या था। पहली बात और दूसरी बात जब उसने ये बताई कि इस तरह से उसकी शादी हुई थी और फिर ये पहली पत्नी से बच्चा है, उसके अलावा जब उसने बताना शुरू किया तो उसने ये कहा कि हमारे बेटे का एक बीमा हमने कराया था अभी थोड़े ही दिन पहले, बामुश्किल तमाम 6 महीने पहले, और वो बीमा 2.1 करोड़ का था। एक्सीडेंटल बीमा उन्होंने कराया था 2 करोड़ 10 लाख का और इसके बारे में पहली तमाम पूछताछ में बाबूराम ने कुछ भी नहीं बताया था, वरना पुलिस को इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। जब ये पता लग जाता कि जिस लड़के की हत्या हुई है, जिस लड़के को मारा गया है, उस लड़के के नाम पर एक एक्सीडेंटल बीमा 2 करोड़ का है। 2 करोड़ की लालच में बाप की क्या किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। उसका जब और फिर आगे पूछा गया तो उसने यही बताया कि मेरी पहली शादी बबीता नाम की महिला से हुई थी, उसके 2 बच्चे हुए थे, एक अनिकेत है, दूसरी बेटी है, बेटी की शादी हो गई और करीब 12 साल पहले बबीता की एक बीमारी में मौत हुई। उसके बाद मैंने अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की बबली से दूसरी शादी कर ली। बबली से भी बाबूराम के 2 बच्चे हैं। कुछ समय पहले बाबूराम उत्तराखंड के नानकमता में हुई एक बड़ी डकैती की घटना में जेल चला गया। लंबे समय बाद वो जेल से लौटा, करीब 3 या 4 साल बाद वो जेल से लौटा तो घर पहुंचते ही उसे घर का माहौल समझ में आ गया कि यहाँ उसका बेटा अनिकेत और उसकी पत्नी, दूसरी पत्नी यानी अनिकेत की सौतेली माँ बबली के बीच कुछ गहरा पका था। उसकी एब्सेंस में कुछ गंभीर संबंध इन दोनों के बीच हो गए थे, नज़दीकियां थीं और शक तो किसी को भी होगा, इतने दिन से बाहर हैं, एक ही उम्र की लड़का लड़की एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, शक होना भी लाजमी था। उसने फौरन ये भांप लिया कि इस घर में क्या क्या हो रहा है, लेकिन उसने चालाकी की। उसने सोचा अगर अभी हम टोका टाकी करेंगे तो ये 2 हैं,
ये मिलके हमारा काम तमाम कर देंगे। लिहाजा वो फौरन अपने मित्र आदेश कुमार, जो अमरोहा का रहने वाला था, वहाँ पर अमरोहा के नौगंवा सादात के रतनपुर गांव का था, सीधे उसके पास गया बाबूराम शर्मा, और उनसे ये बात बताई कि ऐसा ऐसा है, और जब मैं जेल चला गया था तो मेरी पत्नी और मेरे बेटे, मतलब मेरी दूसरी पत्नी और पहली पत्नी के बेटे के बीच जरूर कोई न कोई संबंध हो गया, क्योंकि मैं जो कुछ घर आने के बाद देख पा रहा हूँ, घर की स्थिति, कमरों की स्थिति, कौन कहाँ रुकता है, ये जानकर मुझे समझ में आया कि इन दोनों में अवैध या अनैतिक संबंध हो गए हैं। तो फिर उसने कहा कि मैं इसका पक्का और स्थायी इलाज बता देता हूँ, क्योंकि स्थायी इलाज ही चाह रहे थे बाबूराम अपने मित्र की सलाह में। उसने समझाया कि अगर बेटे को हटाना ही है तो डबल फायदे की सोचो, मारने से पहले उसका बीमा करा दो। इसकी प्लानिंग के तहत बाबूराम ने बेटे का बीमा करा दिया। 2 जनवरी 2024 को आदेश यानी उस वकील ने, बाबूराम का जो मित्र था, बचपन का मित्र था, उसने एचडीएफसी बैंक में अनिकेत का बैंक खाता खुलवा दिया। टाटा कंपनी से 2.1 करोड़ का बीमा भी करा दिया। लेकिन उसने बाबूराम को यह बताया कि तुम्हारा बीमा 50 लाख का है, तुम जब ये अनिकेत मर जाएगा तो 50 लाख तुम्हें मिल जाएंगे, बाकी के पैसे मैं बीमा कंपनी से वसूल लूंगा जो मेरे हैं, जो मैं अपने हिस्से के हैं, मैं सब कानूनी दांव पे जानता हूं। 50 लाख लेकिन तुमको अलग से कैश एक्सक्लूसिव तुम्ही को मिल जाएंगे। आदेश ने उससे कहा कि तू बेटे की हत्या करा ले और इसके लिए तुझे जो करना हो कर ले, ये बिल्कुल फूल प्रूफ प्लानिंग है। जब ये बात तय हो जाए कि हत्या करानी है तो मुझसे एक बार पूछ लेना, मैं तरीका और जगह दोनों बता दूंगा। वकील साहब कानूनी आदमी थे, कानून को नाप तौल कर और इंची टेप से नाप कर उसने अपने दोस्त की मदद की। क्लेम के लालच में प्लान तैयार हो गया। बाबूराम शर्मा ने रामपुर के शाहाबाद थाना क्षेत्र के नटिया खेड़ा का रहने वाला असलम उर्फ सुल्तान को 3 लाख रुपए में ये मर्डर कराया जाना तय कर दिया और कुछ एडवांस पैसा भी उसे दे दिया। खैर, भाड़े के इन लोगों ने, असलम ने आगे उसमें और उसको सबलेट कर दिया, फिर से किराए पर उठाया और फिर से एडवांस दिया। तहव्वुर मेवाती को और रामपुर के शाहाबाद रुस्तमपुर के साजिद को, यानी अपने साथ 3 लोग मिल गए। अनिकेत का ऐसा कुछ नहीं था कि उसको पकड़ना या ढूंढना या रैकी करना, ऐसा कुछ नहीं था, सामान्य लड़का था। वो आराम से इन लोगों के साथ चला गया और रास्ते में ही उसके सिर में रॉड मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वकील साहब ने राय दी कि इसके शव को आप चलती हुई सड़क के किनारे कहीं फेंक दीजिएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सिर पे मारा है और खून से पूरा कपड़ा उसका। बोले बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अब इसको सड़क के किनारे कहीं फेंकिए ताकि पुलिस इसको एक्सीडेंट समझ ले। और फिर उसके बाद जब ये बात पूरी बताई गई तो एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि अनिकेत के पिता बाबूराम शर्मा और भाड़े के तीनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका खुलासा कर दिया गया है। वकील साहब को भी गिरफ्तार किया गया है। आज की घटना देखिए, पहली पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय, जिस समय पत्नी की मृत्यु हुई, उस समय बाबूराम शर्मा यानी मृतक के पिता की उम्र लगभग 40 साल थी और 40 साल यानी उस समय 40 साल के बाबूराम शर्मा ने 20 साल की एक लड़की बबली से शादी कर ली अपनी पहली पत्नी के मरने के बाद, जिसका बेटा था मृतक अनिकेत शर्मा। वो कुछ करता नहीं था, शादी उसकी हुई नहीं थी। एक उम्र का लड़का और एक उसी उम्र की लड़की एक ही छत के नीचे रह रहे थे, लेकिन चूंकि बाप भी साथ में रह रहा था इसलिए ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा हो जरूर होगा एक दूसरे के प्रति आकर्षण, लेकिन बात बहुत आगे नहीं बढ़ पाई थी। तो अब आप खुद सोचिए कि लड़की
हम उम्र साथ रह रही है, रिश्ते में माँ लगती है, लेकिन रिश्ते में ही माँ लगती है, खून की माँ नहीं थी। तो जो रिश्ते में लग रही थी, वो अनिकेत के लिए सिर्फ एक लड़की थी और हम उम्र लड़की थी। लिहाजा उसी तरह का बर्ताव वो उसके साथ बाप की आंखें चुरा कर करता था और कभी उसके मन में बबली के प्रति माँ का भाव आया ही नहीं। सिर्फ बुलाने के लिए, बाप को दिखाने के लिए उसे माँ कहा करता था, लेकिन बाकी भाव ऐसा कुछ नहीं था कि वो उसको अपनी माँ माने। इसी बीच में उन दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा था, उसकी सिचुएशन में सोने में सुहागा हो गया और बाबूराम डकैती के एक बड़े मामले में जेल चले गए। करीब 4 साल बाद जब वो जमानत पर आया तो देखा कि घर का मौसम बदला हुआ है और घर में ही सावन की बहार है। हवा से पता लग जाता है कि घर में हो क्या रहा है या घर में इसके पहले हुआ क्या है। जैसे अगर सब कुछ सामान्य होता, पत्नी बच्चे होते सिर्फ घर में और अनिकेत न होता तो उदासी सी होती, घर घर अस्त व्यस्त होता, खाने के लाले पड़े होते, गंदगी का भंडार होता, या ऐसा लगता जैसे बिल्कुल उजड़ा चमन है। लेकिन लौटा तो वो बिल्कुल मौसम की बहार थी। अब आप बात समझ गए होंगे। 2-4 दिन में ही बाबूराम को सारा माजरा समझ में आ गया और उसने सोचा कि अगर अभी दोनों को छेड़ेंगे तो ये दोनों मिलके हमें मार भी सकते हैं। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है। फिर वो अपने मित्र वकील के पास अमरोहा भाग कर गया। उसको अपनी आप बीती सुनाई और ये बताया कि मेरे जेल में रहने के दौरान मेरी पत्नी, मेरी यंग पत्नी और मेरे पहली पत्नी के बेटे के बीच संबंध हो गए हैं। इसका हमें परमानेंट इलाज चाहिए। इस समस्या से हमें छुटकारा दिलाइए। वकील ने भी आपदा में अवसर तलाश लिया कि इससे बढ़िया उसे अवसर नहीं मिल सकता और बाबूराम को राय दी कि स्थायी इलाज तो बेटे को मरवा देने में ही है, लेकिन ऐसा कुछ करो कि ये मर भी जाए और इसके बदले में पैसा भी इतना मिल जाए कि आगे की जिंदगी तुम्हारी मौत से कटे। उसने पूछा ये कैसे होगा? उसने कहा मैं बीमा करा दूंगा। 2 करोड़ से ऊपर के बीमा की बात उसने मन में सोची कि हमें अपना हिस्सा मिलेगा, लेकिन बाबूराम को उसने 1 करोड़ ही 50 लाख ही बताया कि 50 लाख तुम्हें मिलेंगे, बाकी से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। बहरहाल वो 2.1 करोड़ का बीमा, एक्सीडेंटल बीमा करा दिया गया अनिकेत का। और उसने समझाया भी कि 50 लाख बहुत होते हैं। अगर 19-20 हो भी गया, पुलिस तुम्हारे तक पहुंच भी गई, तो 10-20 लाख में मुकदमा तुम्हारा लड़ लिया जाएगा। बाकी पैसे से तुम अपने छोटे बच्चों की, यानी दूसरी पत्नी के छोटे बच्चों की परवरिश कर लेना और अगर कहीं जमा कर दोगे तो शादी के समय तुम्हें अच्छा पैसा मिल जाएगा। बस फिर क्या था, जब सारी बात उसको, सारा आपदा में अवसर तलाशने में जो वकील साहब ने मदद की और तलाश लिया, बात बाबूराम के समझ में आ गई। और भाड़े के हत्यारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब्जी के रेट से भी ज़्यादा सस्ते रेट में मिल जाते हैं और 1-2 दिन की ही बातचीत में उसे भाड़े के हत्यारे मिल गए। पेशगी उनको दे दिया गया और फिर बेटे को मरवा दिया। वकील साहब ने राय दे दी कि चलती हुई सड़क पर ही फेंकना, ताकि ताकि ये ऐसा लगे कि एक्सीडेंट में इसकी मौत हुई है। और मैं पुलिस को जानता हूँ, थोड़े दिन तक विवेचना करेगी, 4-6-10 पर्चे काटेगी और फिर फाइनल रिपोर्ट ये कह के लगा देगी कि जिस वाहन से टक्कर हुई, तमाम कोशिशों के बाद भी उस वाहन का पता नहीं चला और फिर तो अपनी मौजा ही मौजा। तो वकील साहब ने अपने फायदे का पूरा काम बता दिया। फायदा बाबूराम शर्मा को भी लगा कि रास्ते से ये हट भी जाएगा, पत्नी से जो इसका चक्कर चल रहा है उससे मुक्त हो जाएंगे, पैसा भी पर्याप्त मिल जाएगा। 4 साल जेल में रह के आए हैं, खर्चे बहुत से हैं, तमाम कर्जा हो गया है, तो हम लोग आराम की जिंदगी जी लेंगे। तो इस पर
समसामयिक कवियों ने, सूरदास, कबीरदास, इन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि रूखा सूखा जो मिले ले झोली में डाल, और तृष्णा बहे तरंगनी तरल तरी नहीं जाए। यानी जो कुछ भी रूखा सूखा मिले उससे अपना भरण पोषण करें, पेट पालन करें, जो भी करें, क्योंकि ये तृष्णा यानी प्यास यानी लालच, ये वो तरंगिनी है, ये वो नदी है जो बहती जाएगी, पकड़ में कभी नहीं आएगी। अगर आप इस बहती नदी के चक्कर में पड़े तो आप अपना नुकसान करेंगे। एक शायर हैं परवेज साहिर, उन्होंने भी 2 लाइनें इस पर लिखी हैं कि कभी कभी तो नफा के लालच में साहिर, कभी कभी तो नफा के लालच में साहिर, खुद को किसी नुकसान में रखना पड़ता है। वही हुआ, ज़्यादा नफ़े के चक्कर में अपने को नुकसान में रखा और नुकसान हो भी गया। कबीरदास जी बहुत बढ़िया उन्होंने कहा है कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। इतना बड़ा लोभ कि बेटे को मरवा दें तो 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो जहाँ लोभ वहाँ पाप, और जहाँ क्रोध वहाँ काल है, और जहाँ क्षमा तहाँ आप। आपका मतलब ईश्वर से है कि अगर आप क्षमाशील हैं, अगर आप किसी गलती को क्षमा करते हैं, किसी की गलती को क्षमा करते हैं, तो आप ईश्वर को प्राप्त होंगे या आपको ईश्वर का सानिध्य मिलेगा। लेकिन क्रोध अगर आया तो काल के आने में देर नहीं लगेगी। लोभ अगर है तो पाप जरूर होगा। आशा है आप मेरी इन सब बातों से और इन महापुरुषों की कही हुई सैकड़ों साल पुरानी बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।